और इस वक्त की बड़ी खबर है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त कोहराम मचा रखी है और दूसरी लहर में करोड़ों लोग कोरोना की चपेट में आए हैं और लाखों लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। अभी पूरी तरह दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई है कि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। जी हां, ये कोरोना ब्रेकिंग तीसरी लहर से जुड़ी हुई है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार एक हाई लेवल मीटिंग करने वाली है और ये बैठक पीएमओ में होने वाली है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और पीएमओ से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। कुछ जानकारों की माने तो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा असर किसी पर होगा तो वो है हमारे देश का भविष्य, यानी कि बच्चे। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा अब सबसे बड़ी चुनौती है, सभी के सामने, सरकार के सामने, डॉक्टर्स के सामने, परिवार के सामने, माता पिता के सामने। बच्चों के लिए फिलहाल 3 वैक्सीन पर काफी तेजी से काम चल रहा है और इसी महीने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का भी बच्चों पर ट्रायल शुरू हुआ है। इसके अलावा नेजल वैक्सीन यानी कि नाक से स्प्रे वाली वैक्सीन पर भी रिसर्च चल रही है। और इन सब के बीच सवाल है कि दूसरी लहर से सीख लेते हुए हम आगे के लिए कितना तैयार हुए हैं, और इसी पर सरकार एक हाई लेवल मीटिंग करने वाली है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब इस बीच तीसरी लहर से जो जुड़े हुए सवाल हैं, जल्दी से उन पर नजर डाल लेते हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं टॉप डॉक्टर्स के साथ। पहला सवाल, क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी? यह सभी के, हिंदुस्तान के मन में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, संभावित तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है हर लेवल से? और तीसरा सवाल कि क्या तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे? यह भी सवाल हर किसी के मन में है। चौथा सवाल है कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या तैयारी है? पांचवा सवाल, क्या तीसरी लहर से पहले सभी को टीका लग पाएगा? यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या सभी वैक्सीनेट हो पाएंगे। और आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, एचओडी यूरोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल से। थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे। सर, स्वागत है आपका। और डॉक्टर एमसी मिश्रा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। सर, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर में डॉक्टर मनोज कुमार भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, मैं आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। एक बड़ी बैठक होने जा रही है थर्ड वेव को लेकर सरकार और हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच में, तमाम अधिकारी भी होंगे संबंधित। इसके बारे में सर कोई इनपुट आपके पास, और इस बैठक का मकसद, क्योंकि ये जिक्र है कि थर्ड वेव को लेकर है ये बैठक। बिल्कुल विपनेश जी, थर्ड वेव का अभी वैसे तो कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं है, बट अगर हम फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच के दूरी की बात करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने भी अगर हम माने, अभी तो चूंकि दूसरी लहर ही समाप्त नहीं हुई है और इसकी संभावना है कि हम शायद संभवतः जनवरी फरवरी वाली स्थिति में जून के अंत तक आ पाए। और अगर हम उस अवस्था में आ जाते हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का अगर गैप मान लें आप, उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के, तो अक्टूबर, नवंबर या ईयर एंड तक हम संभवतः तीसरी लहर की बात सोच सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से अनलॉकिंग शुरू हो गई है, उसका भी हमको परिणाम देखना पड़ेगा कि क्या संक्रमण घटते चले जाते हैं उसके साथ साथ या बढ़ना शुरू होते हैं। वो उस पर बहुत कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, तभी इसका कुछ लेकिन दूसरी बात जो आपने कहा कि टीकाकरण कितने लोगों का हो पाएगा तब तक, सितंबर के अंत तक, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जून के अंत तक हम करीब 33 करोड़ 34 करोड़ टीके लगा चुके होंगे और एक डोज तो लगी जाएगी अधिकतर लोगों को इसमें से। और अगर हम सितंबर तक 3 महीने का अगर देखें तो संभवतः ऐसा जैसा आकलन है भारत सरकार का, और जो आपने भी देखा है कि 12 से लेकर 14 करोड़ डोजेस प्रति माह मिल जाएंगी जुलाई, अगस्त, सितंबर में। अगर हम और 30 से 40 करोड़ लोगों को इन 3 महीनों में एक डोज दे सकते हैं और बाकी लोगों को 2 डोज, जिनको अभी एक डोज मिल जाएगी, तो हम शायद अब जो 50% मार्क है हमारी जनसंख्या का, उस तक पहुंच जाएं
सितंबर के अंत तक ऐसी संभावना दिख रही है, जिस तरह से डोजेस की उपलब्धता बताई जा रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका अवश्य तीसरी लहर पे अनुकूल असर पड़ेगा, यानी तीसरी लहर हो सकता है उतनी घातक न हो जितनी दूसरी लहर थी। तो और इसी सकारात्मक सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तैयारी की जहां तक बात है तो मैं समझता हूं तैयारी तो जो सेकेंड वेव की गई वो चलती रहेगी। और जी आ रही हूँ सर आपके पास। ये सभी जी जो भी कोविड केयर ओके सर, आपकी तो ऑडियो ठीक कराते हैं, कुछ ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस सर। डॉक्टर अनूप कुमार, ये जो बैठक हो रही है इस पर नजर है। अभी जानकारी जो हमारे पास है वो ये है कि बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, थर्ड वेव आती है, तो उसी की तैयारियों को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है। देखिए बिल्कुल, जैसे कि स्पेकुलेशंस हैं कि थर्ड वेव आएगी, और उसमें ऐसा स्पेकुलेशन ही है, कोई एविडेंस तो है नहीं कि बच्चों को ही ज्यादा अफेक्ट करेगी, लेकिन एक स्पेकुलेशन है। इसलिए भारत सरकार बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि सारे इंतजाम पुख्ता कर लें, और हम तो सब लोग यही चाहेंगे कि थर्ड वेव में ऐसा घातक ना हो और बच्चे इफेक्ट ना हो। लेकिन हमेशा तैयारी करना बेटर रहता है एज कम्पेयर कि हम तैयारी ना करें और सडनली हमें बाय सरप्राइज इतने ज्यादा केसेस दिख जाएं। तो जो तैयारी की जा रही है, आई थिंक वो बिल्कुल जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है। और थर्ड वेव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अब सेकेंड वेव में हमने बिल्डअप कर लिया है, हमने दवाइयों का स्टॉक भी दुरुस्त कर लिया है, ऑक्सीजन सप्लाई हमने अच्छी कर ली है, सभी स्टेट्स में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए हैं, हॉस्पिटल्स में लग गए हैं। तो ये जो तैयारियां हैं ये थर्ड वेव में हमें बहुत काम आएगी अगर थर्ड वेव आती है तो। और जो वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल देखिए भारत सरकार ने एक रोड मैप ऑलरेडी दे दिया है, जिसके हिसाब से 100 करोड़ लोगों को बाय एंड ऑफ दिसंबर दोनों डोज लग जाएंगी। तो वो जो रोड मैप है उसके हिसाब से अगर हम चलते रहते हैं तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अगर थर्ड वेव आती भी है तो वो इतनी घातक नहीं होगी जितनी की सेकेंड वेव हो। तो एमसी मिश्रा सर, आपने कुछ वक्त बताया था कि अगर आती है थर्ड वेव तो कब तक आ सकती है, कोई मंथ काउंट कराया था आपने अभी? जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अनूप कुमार, उसी प्रकार से मैं भी कह रहा हूं कि अक्टूबर के बाद की संभावना ही बन रही है। अगर हम पहली लहर और दूसरी लहर के बीच का गैप देखें, और दूसरे चूंकि हमारी जो ट्रेजेक्टरी रही है हमेशा से वो 3 महीने करीब पीछे रही है यूरोप से और अमेरिका से, तो वो भी उसका भी अगर आकलन करें तो अब वहां पे चूंकि टीकाकरण अच्छे नंबर्स में हो गया है, तो उस तरह से थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है जी। इंग्लैंड में भी देखी गई है थोड़ी बढ़ोतरी केसेस में, यूएसए में भी देखी गई है। तो इसलिए हम अनुमान यही लगा सकते हैं कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम पहले तो सेकंड वेव देखें कब हमारी फ्लैटनिंग होती है उसकी, जून के अंत तक होती है या जुलाई के मध्य तक होती है, तो वो देखेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए जुलाई मध्य और अब तक यही चलती रही तो फिर अभी तीसरी लहर और मान लीजिए नवंबर दिसंबर में भी आ सकती है, अगली जनवरी में भी आ सकती है। अगर जो टीकाकरण अभियान जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा तो जैसे डॉक्टर अनूप ने कहा और हम भी उस बात को मानते हैं कि भाई अगर पहली लहर में दूसरी लहर में बच्चों में इतना प्रभाव नहीं पड़ा, और दुनिया के और देशों का भी अगर हम तुलना करें तो 10% से ज्यादा बच्चों में नहीं हुआ है, और अधिकतर बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो हम ये तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन ये प्रिज्यूम करना कि बहुत सारे बच्चे गंभीर रूप से बीमार होंगे, उसमें बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस का भी मत यही है कि ऐसा लगता नहीं है, और काफी लोग इस बात से सहमत नहीं है। इसीलिए शायद ये बैठक भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और डॉक्टर मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज, मेरा सवाल यही है कि इसकी संभावना कितनी है अगर हम पहले से तैयारियां कर लें कि थर्ड वेव को हम रोक दें, बच्चे इफेक्ट ही ना हो? जी देखिए, तैयारी तो होनी चाहिए, तैयारी में कोई गलती नहीं है, क्योंकि अभी जो भी हमने सेकेंड वेव में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े किए, जो भी टेम्पोररी हॉस्पिटल्स बनाए, आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अब ये है कि थर्ड वेव आएगी और
कितने मात्रा में रहेगी और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये तो अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। नहीं, ये पक्का है कि आएगी। देखते हैं, रोक भी सकते हैं कैसे? हाँ, ये तो देखिए भारत सरकार के ही एडवाइजर ने, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर ने बोला है कि इनएविटेबल है, तो हम इस मान के चलेंगे कि आएगी। इसका पीक क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमें देखना है। तो हमें तैयारी ज्यादा रहनी चाहिए। जैसे सेकेंड वेव में हम लोग काफी विफल रहे थे, एंटिसिपेशन का थोड़ा सा फेलियर रहा था, तो मुझे लगता है कि ठीक है, बच्चे का देखिए, आप अभी जब तक बच्चों के लिए टीका नहीं आता है, एक 30 to 40% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो इस एज ग्रुप में पड़ती है जो वल्नरेबल है। और आप ऐसे भी देखें तो 15-17 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो 12 से 18 के बीच में है। तो जब तक ये कोवैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं होता है और यह फाइजर वैक्सीन यहाँ नहीं उपलब्ध होती है, तो बच्चों को बचाना तो है ही, तो तैयारी होनी चाहिए। तमाम राज्यों ने, जैसे तेलंगाना ने और महाराष्ट्र ने, इन लोगों ने कोविड टास्क फोर्स बनाया है, पीडियाट्रिक आईसीयू में बेड्स बढ़ाए हैं, और इवन मुझे लगता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को भी पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक वार्ड्स में काम करने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। तो तैयारी रहनी चाहिए। लगता है, ऐसा लोग मान रहे हैं कि थर्ड वेव उतना बहुत ज्यादा नहीं प्रभावित करेगा और बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे, बट मुझे लगता है तैयारी करके रखनी चाहिए। बहुत जरूरी है सर। सेकंड वेव से हमने सबक तो लिया ही है कि अगर हमारी तैयारी होती तो शायद हम जान बचाने में कामयाब हो पाते, इतने बड़े लेवल पे लोगों की जान नहीं जाती। और डॉक्टर अनूप, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी शायद इससे सहमत होंगे कि जो बैठकें चल रही हैं, इसमें जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं, मैं पीडियाट्रिशियन की बात कर रही हूँ, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। वो बेहतर बता सकते हैं कि अस्पताल में क्या व्यवस्था हो सकती है, कैसे हम टेक केयर कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल भारत सरकार ने कोविड टास्क फोर्स बना रखी है और उसमें सभी जो सेक्शंस के एक्सपर्ट्स को लिया हुआ है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए। देखिए, भारत सरकार जो भी कमेटी बनाती है वो हमेशा एक्सपर्ट्स की, जो उस एरिया के महारथी हैं, उन्हीं को रखती है और उन्हीं एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के हिसाब से ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं और टाइम टाइम इसको रिव्यू किया जाता है एज पर द एविडेंस, जो अभी साइंटिफिक एविडेंस हमें आता रहता है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में जो चेंजेस आए हैं वो उसी कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद ही आए हैं कि जब हमने 18 ईयर्स प्लस को वैक्सीनेशन खोल दिया, फिर हमने वैक्सीनेशन डोज के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया, ये सब साइंटिफिक कमेटी के रिकमेंडेशन की वजह से ही आए हैं। तो इसीलिए हमें बिल्कुल भी कोई इसमें डाउट नहीं रखना चाहिए। भारत सरकार की जो कमेटी बनाई गई है उसमें सभी विभाग के लोग, डॉक्टर्स होंगे और साइंटिस्ट होंगे, तो सब मिलकर अपने सुझाव देंगे और भारत सरकार उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेगी। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल ये तैयारियां चलती रहेंगी और साथ साथ जनता को भी सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि तैयारियां अपनी तरफ हैं और जनता का सहयोग एक तरफ है, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और डॉक्टर एमसी मिश्रा सर, आज की बैठक से आपको क्या होप है कि बच्चों को लेकर, कोई तैयारियों को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है आज की बैठक में? नहीं, फैसला तो इसमें कोई ऐसा नहीं आना है, केवल ये आकलन किया जाएगा कि कितने हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स बच्चों के लिए, वेंटिलेटर्स या और जो बच्चों के हिसाब से जो इक्विपमेंट का अवेलेबिलिटी है, उसका मेरे ख्याल से उस पे आकलन होगा। जैसे आज मैं अपने हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं आता हूँ वहीं पूछ रहा था, तो पूरी तौर से हम लोग कुछ ऐसे वेंटिलेटर्स होते हैं जो नवजात शिशुओं में या बच्चों में यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों में और बड़ों में भी यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए अगर कोई हमको व्यवस्था करनी है तो वो कर ली जाएगी। और इसी प्रकार से अब जैसे अब नीति आयोग के जो हमारे मेंबर हैं डॉक्टर विनोद पॉल, वो तो खुद एक बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको भी मालूम है। और इनमें सभी, जैसे डॉक्टर अनूप ने कहा, कि इसका केवल इस जो मीटिंग हो रही है उसको तैयारियों के हिसाब से देखा जाएगा कि कितनी हमारी व्यवस्था है। जैसे दिल्ली में अगर आप बात करें सरकारी क्षेत्र में, तो कलावती सरन जो हॉस्पिटल है और एक चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, ये दो बच्चों के बड़े अस्पताल हैं जो डेडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन। तो इनमें एक तो कैपेसिटी बिल्ड करना है, जो भी व्यवस्था करनी है। बाकी अगर ऐसा कभी हुई ऐसी अवस्था, हालांकि उस अवस्था की संभावना बहुत कम है कि केवल बच्चों में होगा और बड़ों में नहीं होगा, तो अगर ऐसी कोई अवस्था आती है तो उसमें बच्चों को, जो बड़ों के लिए व्यवस्था है उसमें एकोमोडेट बच्चे आराम से हो जाते हैं, उसमें कोई ऐसी
दिक्कत नहीं आती है। और सभी लोगों को इसमें देखिए ज्यादातर जो हॉस्पिटलाइजेशन का जहां तक प्रश्न है वो अभी भी यही मानना है कि जितना पूरा 1.25 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें बच्चों ने दिक्कत नहीं दी है। और अभी चूंकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भी अभी नहीं खुल रही हैं तो हमको ऐसा लगता है कि और वैक्सीनेशन भी चल ही रहा है जी। जिस गति से भी चल रहा है और आगे गति इसकी बढ़नी ही है। तो जरूर हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जो अप्रैल के महीने में हम लोगों ने देखा या मई के शुरू में देखा वो दोबारा देखने में नहीं आएगा। और डॉक्टर मनोज, अब सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है, इसीलिए हमें और प्रिकॉशंस लेके चलना ही होगा। जी देखिए, जो मुख्य जो इसके लिए जो कारगर जो वीपन है वो तो वैक्सीनेशन है। और जहां तक दिसंबर तक का आप इवन प्रोजेक्टेड आप देखेंगे फिगर तो कोविशील्ड और कोवैक्सिन की मिला के करीब 26 करोड़ की एक डेफिसिट, डोज डेफिसिट या कैपेसिटी डेफिसिट दिखती है। तो ये बहुत बड़ा डेफिसिट नहीं है। 26 करोड़ भारत सरकार जिस तरह से सजग है और जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ वैक्सीन पाइपलाइन में हैं वो आ जाएंगे, स्पुतनिक की सप्लाई, स्पुतनिक भी की सप्लाई आ जाएगी, फाइजर भी शायद होगा और जाइकोव डी जो है जाइडस वाली वो भी वैक्सीन आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम उससे बड़ी मुझे ये दिख रही है कि लोगों में थोड़ा सा जो वैक्सीन हेजिटेंसी है और बहुत सारे लोग जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो ये बड़ा हर्डल्स दिख रहा है। मुझे लगता है वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। जहां तक ठीक है सर, वक्त की कमी है, माफी चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि अफवाहों को तो हमें रोकना ही होगा, इन्होंने बहुत काम बिगाड़ा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।